हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइस काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, काफी सारे स्टूडेंट्स मल्टीपल टाइम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे कि सर कॉमर्स के ऊपर कुछ वीडियोस हमें वाईटी पे अवेलेबल करवा दीजिए। तो हम यूट्यूब पर ये जो क्लासेस हैं लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए। एग्जाम टारगेटेड क्लास रहने वाली है बिकॉज मैं ना सिर्फ मैं आपको यहाँ पर टॉपिक्स बताने वाला हूँ, बल्कि मैं आपको कुछ पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इन टॉपिक्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो क्लास जो है कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड रहने वाली है, सो मेक श्योर आप आराम से पूरी क्लास देखिए। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। तो आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें बिकॉज यहाँ पर जो क्लासेस का लिंक है मैं वो शेयर करता रहता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। तो गाइस आप हमें फॉलो करें। इन सभी के जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी के लिए पिन कर दिए। तो गाइस कंटिन्यू करें इससे पहले क्लास में बता दूं कि पेपर वन के हमने ऑलरेडी पेपर वन के ऑल 10 यूनिट्स के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं उनको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया आप सभी के लिए। तो आप इस क्लास को जरूर देखें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। इस क्लास का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये गाइस जो क्लास रहने वाली है पेपर वन की, ये वाली क्लास ये कंप्लीटली टू द पॉइंट है। बस हमने उन टॉपिक्स को कवर किया है जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर इस क्लास को फॉलो करें। ओके, तो गाइस देखिए कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि या तो मोस्ट रिपीटेड है या फिर हाई वेटेज रहती है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ पहले मैं आपको टॉपिक मेंशन करूंगा, फिर मैं कुछ पीवाईक्यूज भी आपको आज ही इस क्लास में समझाने वाला हूँ। तो गाइस पहला टॉपिक है आपका रेशियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब गाइस देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर सेशन में बनता है। तो आपको जितने भी रेशियो के फॉर्मूले हैं सारे पढ़ लेने हैं, सारे याद कर लेने हैं। यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन या कई बार 3 क्वेश्चन तक हमें देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया आपका, है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। या फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। मतलब इसके आइटम पूछ लिए जाते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का बताइए कौन सा आइटम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, कौन सा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इस तरह के जो आइटम्स हैं वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा हर बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड कैपिटल बजटिंग के अंदर वो टॉपिक जो कि न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। जैसे कैपिटल बजटिंग में पूछ लेंगे कि कौन सी जो बजटिंग टेक्निक है उसमें किस तरह की चीजें रहती हैं। जैसे आपका एनपीवी हो गया, आईआरआर हो गया ना। तो ये जो चीजें रहती हैं आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है, अग्रेसिव अप्रोच होती है, हैजिंग टेक्निक होती है, इस तरह की जो चीजें हैं वो पढ़ लेनी है आपको। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको जो मॉडल होते हैं, अलग अलग मॉडल रहते हैं, जैसे बमोल कैश मॉडल है। इसके अलावा और जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी करके मॉडल है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज से रिलेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर दे देंगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किस चीज से रिलेटेड है, 6 किस चीज से रिलेटेड है, 21 किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो नंबर्स है इनको आपको याद कर लेने हैं बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो ये आपको पढ़ लेने हैं सारे के सारे। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप डब्ल्यूटीओ क्या हो गया, ट्रेड ब्लॉक्स क्या होते हैं, एफडीआई एंड एफपीआई क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से कवर करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया एंड कॉस्टिंग टेक्निक, जैसे एबीसी टेक्निक, कैजन हो गया, जीआईटी टेक्निक हो गया। तो इस तरह की जो टेक्निक्स है वो पढ़ लेनी है। इनफैक्ट जो आपके इस टॉपिक के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, इसके अलावा मैनेजरियल कॉस्टिंग हो गई, वहां से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते रहते हैं ना। कैपिटल बजटिंग हो गई। इसके अलावा आपके जो इस तरह के कॉन्सेप्ट जैसे जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है। तो ये भी चीजें पढ़ लेनी है। प्लस जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट का क्या रोल होता है। तो तरह तरह की जो प्राइसिंग टेक्निक्स हैं वो भी इससे से रिलेटेड ही हैं, तो ये भी आपको पढ़ लेनी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। अब इलास्टिसिटी के अंदर आपको सारी पढ़नी, मतलब सप्लाई की इलास्टिसिटी, डिमांड की इलास्टिसिटी, फॉर्मूले सारे पढ़ लेने हैं। मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है, क्या फीचर है मार्केट स्ट्रक्चर्स का,
ये सारे के सारे पढ़ लेने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड सप्लाई एनालिसिस हो गया, कोर माइक्रो इकोनॉमिक्स रिपीटेड इन क्वेश्चन पेपर्स, तो जो कोर माइक्रो इकोनॉमिक्स है उससे रिलेट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं, और रिपीटेड मोड में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है आपके प्रोविजंस के ऊपर कि कौन सा प्रोविजन किस चीज़ से रिलेटेड है, या कई बार आपसे सेक्शन पूछ लेता है कि कौन सा सेक्शन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये आपको पढ़ लेना है। आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में जब आप आईटीआर फिल करते हो तो उसमें कौन कौन से फॉर्म जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जीएसटी में कौन कौन से आईटीआर के फॉर्म यूज़ किए जाते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग कैसे होती है, इसके जो बेसिक्स हैं अगर आप पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लस आपको कंप्यूटेशन भी आना चाहिए, जैसे हाउस टैक्स जो है वो कैसे, इनकम फ्रॉम हाउस टैक्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, या की जो वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस तरह की जो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट, अब इसके अंदर गाइस देखिए जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें, जैसे आरबीआई हो गया बैंकिंग से रिलेटेड है, कमर्शियल बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंकें हो गई, इनको सबको अच्छे से पढ़ना है। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, है ना। इसके अलावा रेगुलेटरी एस्पेक्ट क्या है, जैसे कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी क्या 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 रोल है, कब स्टैब्लिश हुई, क्या फीचर्स हैं इसके, आपको सारे अच्छे से पढ़ लेने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की सारी चीज़ें पढ़नी है, मतलब कब स्टैब्लिश हुई, अभी प्रेजेंट गवर्नर कौन है, इसके अलावा इसके फीचर्स क्या हैं, आरबीआई किस तरीके से मनी मार्केट में किस तरीके से काम करता है, और क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, सारी पढ़ लेनी है आपको अच्छे से, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़ लेना है, मार्केटिंग मिक्स पढ़ना है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी प्राइसिंग वगैरह हो गया, ये आपको पढ़ लेने हैं। ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट, ऑडिटिंग के ऊपर भी आज के टाइम पे क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी बार बार रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे 10 टॉपिक है जहाँ से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो अगर आप इन टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो देखो, अब इस बचे हुए टाइम में इससे भी 10 टॉपिक पढ़ लेने से तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। लेकिन ये कि अगर आप इन 10 टॉपिक पे कमांड कर लेते हो तो आई एम श्योर आप अच्छा स्कोर जरूर कर सकते हैं। जैसे 60 अगर स्कोर कर रहे हो, 60 क्वेश्चन अगर आप सही कर पा रहे हो, तो ये स्कोर आप 65-70 तक लेके जा सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स पे अच्छे से कमांड कर लेते हो। तो ये है। अब मैं आपको कुछ पीवाई कुछ दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। तो जैसे ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये इनकम टैक्स के अंदर के सेक्शन है कि सेक्शन डी किस लिए है, 80U किस लिए है, टी किस लिए है। तो ये आपको मैच ऑफ दी फॉलोइंग है। तो आपने देखा कि जो सेक्शन है इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप सेक्शन पढ़ लेंगे सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो आप आई एम श्योर अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस देखिए, मैंने आपको टेक्निक भी बताई थी पिछले सेशन में। अगर आप हमारे पेड कोर्स में इनरोल्ड हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको टेक्निक के साथ इनको याद करवाया हुआ है। जैसे सेक्शन 80D जो है, D4, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेडिकल। तो मेडिकल में डी जो है काफी एक डोमिनेटिंग वर्ड, एक अल्फाबेट है। मेडिकल में डी जो है, आप अच्छे से मेडिकल, डी जो है काफी डोमिनेटिंग है, तो इसलिए 80D, डी मतलब मेडिकल। तो इस तरीके से मैंने आपको याद करवाया था। तो ये जो मेडिकल में आप पे करते हो इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके लिए सेक्शन 80D होता है। डिसेबिलिटी के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से याद कराया था। आई थिंक आप सभी को याद होगा अगर आप मेरे पेड बैच में इनरोल्ड हैं कॉमर्स वाले में, तो मैंने आपको बताया था। वैसे तो देखो, मैंने सिर्फ आपको याद करने की टेक्निक बताई थी, मैं किसी भी डिसेबल पर्सन का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, और ना ही मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है। बस आपको याद करने की टेक्निक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके हाथ पैर थोड़े से कमजोर हो सकते हैं, या फिर टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, इस वजह से जो डिसेबल है बेचारे। तो ऐसे में जो 80U है, आप देखिए यू जो है थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे ऐसे करके, तो ये क्या है, डिसेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। जैसे ई है, डी है, इस तरह की जो चीज एच है, तो ये डिसेबिलिटी को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, बट जो यू है थोड़ा आप कह सकते हो कि टेढ़ा मेढ़ा जो है अल्फाबेट है, इस वजह से डिसेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने इस तरीके से याद कराया था। ये सिर्फ याद करने की टेक्निक है, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं कि आपको मैं गलत बोल रहा हूँ डिसेबल पर्सन को, वो भी अच्छे इंसान है। अब गॉड ने ऐसा बनाया तो क्या कर सकते हैं ना। लेकिन मैं सिर्फ याद करने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। सेक्शन 80U जो है वो डिसेबिलिटी के लिए है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, तो एजुकेशन के अंदर आप देखेंगे ई से एजुकेशन होता है, इसका मतलब 80E जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये भी मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था। तो ये जो सेक्शन है, देखो सेक्शन तो बहुत सारे हैं और इनको याद करना मुश्किल काम है, फिर भूल जाओगे कि क्या कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए है। तो इनको टेक्निक के साथ याद करो, टेक्निक के साथ याद करोगे तो भूलोगे नहीं। अग्निपथ स्कीम के लिए CCH है, इसको तो अब जब अग्निपथ स्कीम आई तब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये तो अभी लेटेस्ट ही है, मतलब कुछ साल पहले का ही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप टेक्निक से याद कर पाएंगे तो चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए इसको दिखा रहा हूँ कि ये जो मतलब जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इसका सीक्वेंस क्या है इनकॉर्पोरेशन का, मतलब क्या जब बनाई जाती है तब इनकॉर्पोरेशन का क्या इसका सीक्वेंस है। अब मैं बता दूं कि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्यों डाला है। आपके कॉमर्स एग्जाम में मैंने चीज देखी है कि सीक्वेंस में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम पे। सीक्वेंस में आपसे पूछा जाता है कि अगर कोई किसी फर्म का, यानी किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना है,
तो डिजोल्यूशन जो होगा, मतलब फर्म बंद हो रही है, डिजोल्यूशन हो रहा है, बंद की जा रही है फर्म, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, 1 2 3 4 5 से कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्या स्टेप्स हैं, तो आपको सीक्वेंस में लगाने के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, इसके ऊपर बनता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर सपोज करो मुझे शेयर इशू करने हैं, इस टाइम पर मार्केट में शेयर मुझे इशू करने हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, अब मुझे स्टेप 1 2 3 4 करके बताने कि उसके क्या स्टेप्स हैं। ऐसे ही आपने देखा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उसको बनाने के स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के क्या स्टेप्स हैं। ऐसे ही सपोज करो मैं अगर एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ और मैं उसको लिस्ट करना चाहता हूँ, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसके क्या स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 आपको 5 करके आपको स्टेप्स बताने हैं। तो इस तरह के जो स्टेप्स वाली चीजें वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर मुझे नया प्रोडक्ट बनाना है, न्यू प्रोडक्ट का मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो उसके क्या स्टेप्स हैं, तो जो स्टेप वाली चीजें आपको सारी पढ़ लेनी, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यानी कि पहले सी आएगा, प्रोक्योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, पहले ऑप्शन नंबर सी आएगा, फिर आएगा ए रिजर्व एलएलपी नेम, फिर आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, देन आएगा आपका डी एलएलपी इनकॉर्पोरेशन एंड डीआईएन एप्लीकेशन एंड अप्लाई फॉर पेन एंड 10, और देन बाद में आएगा ई ड्राफ्टिंग एंड फिलिंग एलएलपी एग्रीमेंट। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। आई थिंक आपको जितने भी स्टेप्स हैं जहाँ पर सीक्वेंस वगैरह बताने होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब गाइस देखो मैंने इस क्वेश्चन को डाला आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन, अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन जून 2025 के क्वेश्चन है, अभी रिसेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को डाला हुआ है ताकि आपको रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है वो पता चले। तो ये आप देखो, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जैसे मैं आपको बता रहा था ऊपर, अभी जो मैंने टॉप 10 टॉपिक बताए उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा जाता है, या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा जाता है कि इक्विटी की कॉस्ट कितनी है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ लेता है कि बताओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स कितना है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। मतलब ओवरऑल कॉस्ट पूछ ली, कई बार केवल इक्विटी की पूछ सकते हैं, केवल प्रेफरेंस की पूछेंगे, केवल डिवेंचर की, फिर ओवरऑल सबकी पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको पढ़ लेने, एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ये टॉपिक 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना गाइज। अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो अभी, क्योंकि टाइम है एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में देखने को। चलो इसको समझ लेते हैं फटाफट से, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। A company has 10%, 20 lakh debentures. The EBIT of the company is 5 lakh and the equity capitalization rate is 16%. Calculate the overall cost of capital. तो ऐसे करना है कि इसका सिंपल सा प्रोसेस ये है कि यहाँ पर जो आपको गिवन है डिवेंचर, 20 लाख डिवेंचर, उसका 10% है, मतलब इसका इंटरेस्ट जाएगा 10%। तो 20 लाख का अगर आप निकालते हो 10%, तो ये निकल के आएगा आपका 2 लाख रुपए, ये इंटरेस्ट जाएगा डिवेंचर्स को। तो ये इसकी कॉस्ट हो गई, डिवेंचर्स की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए। अब हम पता लगाएंगे कि भाई इक्विटी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर जो कंपनी ने अर्न किया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये 5 लाख है, इतना कंपनी ने अर्न किया है, तो हम निकालेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब वो अमाउंट जो कि इक्विटी वालों को बिलोंग कर रहा है इस टाइम पर। तो यहाँ पर 5 लाख टोटल अर्निंग करी गई है, 5 लाख में से हम 2 लाख माइनस कर देंगे। 2 लाख क्यों माइनस किया, क्योंकि ये हमने इंटरेस्ट हटा दिया, तो इंटरेस्ट हटाने के बाद 3 लाख बचेगा। अब जो 3 लाख बचा है ये अर्निंग बिफोर टैक्स है, मतलब ये इक्विटी वालों के लिए फंड आप कह सकते हो। तो ये जो अर्निंग बिफोर टैक्स निकाला हमने, ये केवल इक्विटी वालों के लिए जो है ये बिलोंग कर रहा है अमाउंट। अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इक्विटी की वैल्यू। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, आपको निकालना होगा वैल्यू की, इक्विटी की कितनी वैल्यू है। तो गाइस देखो 3 लाख रुपए जो है, यहाँ पर 3 लाख हमने रखा और डिवाइड कर देंगे हम लोग जो इक्विटी का कैपिटलाइजेशन रेट है, क्योंकि क्वेश्चन में 16% गिवन है, तो 16% से हम डिवाइड कर देंगे। 16% का मतलब हो जाएगा 3 लाख को हमें डिवाइड करना है 0.16 से, है ना भाई, 16% का मतलब तो 0.16 होता है, डिवाइड करके यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब आपको पता है इक्विटी की वैल्यू, ये हमने इक्विटी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर जो भी निकल के आएगा। और आपको पता है किसकी वैल्यू, ये जो है टोटल डिवेंचर्स की वैल्यू, जो डिवेंचर्स की वैल्यू 20 लाख है, और इक्विटी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर। तो अब हमें डिवेंचर प्लस इक्विटी दोनों के अमाउंट को हम ऐड कर देंगे, तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी फर्म की, कि फर्म की कितनी वैल्यू है। टोटल वैल्यू जितनी निकल के आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी भी टोटल वैल्यू निकल के आएगी फर्म की, यहाँ पर जो टोटल अर्निंग करी कंपनी ने टोटल 5 लाख रुपए कमाए हैं, तो 5 लाख ऊपर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ दी फर्म, जितना यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके निकल के आएगा, डिवाइड करोगे आपका टोटल जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकल के आ जाएगा। अब देखो गाइस, जब भी हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, क्योंकि हमें सबको उसमें कंसिडर करना है, हमें डिवेंचर भी कंसिडर करना है, हमें इक्विटी भी कंसिडर करना है, हमें अगर प्रेफरेंस गिवन होता तो हमें प्रेफरेंस भी यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है अगर आप ओवरऑल की बात करें तो। अगर सिर्फ इक्विटी की बात होती तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता, या सिर्फ प्रेफरेंस की बात होती तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होता। चलो मैं अभी एक क्वेश्चन आपको केवल प्रेफरेंस वाला भी करवा दूंगा। तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। आप देखो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैंने डाला हुआ है, तो आप चीज को समझ सकते हैं।
पहले हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकाला, तो जो 20 लाख की डिबेंचर थे 10% आपको गिवन था क्वेश्चन में, 2 लाख का इंटरेस्ट आ गया। अब हमें अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना है जो कि केवल इक्विटी वालों को बिलोंग करेगा, तो टोटल अर्निंग 5 लाख की कंपनी की, 2 लाख हमें इंटरेस्ट हटा देंगे उसमें से, जो हमने निकाला 2 लाख, उसका बचा 3 लाख रुपए। ये जो 3 लाख है वो इक्विटी वालों को बिलोंग कर रहा है, तो हम इक्विटी की वैल्यू निकालेंगे, यानी 3 लाख जो अमाउंट गिवन है इसको हम डिवाइड कर देंगे कैपिटलाइजेशन रेट से, यानी कि जो इक्विटी का रेट गिवन था कैपिटलाइजेशन रेट, वो गिवन था 16%, क्वेश्चन में गिवन था, तो इसलिए हमने इसको 0.16 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे वैल्यू हो जाएगी 18,75,000 रुपए। तो ये जो वैल्यू है वो इक्विटी की वैल्यू पता लग गई, और 20 लाख जो था वो हमें डिबेंचर्स की वैल्यू थी। अब 20 लाख को और 18,75,000 को जोड़ देंगे, तो हमें डिबेंचर प्लस इक्विटी करेंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगी फर्म की। तो टोटल वैल्यू फर्म कैसे निकलेगी, डेट प्लस इक्विटी दोनों को मिला के, तो 20 लाख का डेट, 18,75,000 का इक्विटी ऐड करेंगे तो 38,75,000 आ गया। ओवरऑल निकालने के लिए हमें जितनी भी वैल्यू है फर्म की उसको हमें नीचे रखना होता है, वैल्यू ऑफ फर्म, और जितना भी कंपनी ने अर्न किया है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जितना भी कंपनी ने अर्न किया है उसको ऊपर रखना है। बस इसको सिंपल डिवाइड करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ कैलकुलेट करना है, अगर आप इन क्वेश्चंस पे कमांड कर लेते हो तो आई एम श्योर गाइस 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपकमिंग सेशन में जरूर देखने को मिलने वाला है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, चलो गाइस, इससे पहले मैं आगे थ्योरी वगैरह का क्वेश्चन बताऊं, एक क्वेश्चन हम आप इसके और देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सो एबीसी लिमिटेड है, 2000 का इन्होंने इशू किया, 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने इशू कर दिए, जिसकी वैल्यू थी 100 रुपी ईच, 95 में इशू किया। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब गाइस देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका 30 सेकंड में बन जाएगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल हमें कितना पे करना है डिविडेंड, डिविडेंड हमें टोटल कितना पे करना है प्लस नेट प्रोसीड, जो मतलब जितना जितने हमने इशू किया था उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। तो हमें कितना डिविडेंड पे करना है, 10%। प्रेफरेंस शेयर से मतलब हमें 10% पे करना है डिविडेंड। किस पे, इस पे या इस पे, हमेशा हम फेस वैल्यू पे करते हैं, ना कि प्रोसीड पे। प्रोसीड तो 95 मतलब इशू तो 95 पे किया गया है, लेकिन 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, तो 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपये निकल के आ जाएगा। तो डिविडेंड हमने पता लगा लिया 10, तो ऊपर हो जाएगा 10, और डिवाइड कर देंगे नेट प्रोसीड से। नेट प्रोसीड मतलब हमने कितने में इशू किया था, तो हमने इशू किया था 95 में, बस इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे जो वैल्यू निकल के आएगी 10.53 के आसपास, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इतना इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो वही मैं बोला था कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस पूछा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, केवल कॉस्ट ऑफ ओनली इक्विटी पूछा जा सकता है, इसके अलावा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा जा सकता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा गाइस देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं इसके ऊपर किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन बनता ही बनता है, पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ कि कौन सी पुरानी है और कौन सी नई है, ओल्ड से नई बतानी है। तो मर्केंटाइलिज्म थ्योरी जो है वो सबसे पुरानी है, फिर आपका कंपेरेटिव एडवांटेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड हेक्सर ओलिन, आप इन सबको आपको लगाना है सीक्वेंस में। तो यहाँ पर सबसे जो पुरानी है वो आपकी मर्केंटाइलिज्म थ्योरी है, इसका मतलब ए सबसे पहले आएगा, तो सी और बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए पहले आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर है, और बी भी कंफर्म है, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी उसकी बात बनी, तो बी दोनों में गिवन है। फिर इसके बाद आपको गिवन है सी और डी, तो जो हेक्सर ऑलिन थ्योरी पहले बनी, फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बाद में बनी। अब गाइस देखो मैं बता दूं कि इन सबके जो ईयर्स हैं वो आपको याद कर लेने, कौन कौन से ईयर्स में बनी है, इनके फाउंडर के नाम याद कर लेंगे, क्योंकि कई बार फाउंडर के नाम पूछ लिए जाएंगे, कई बार आपको ईयर पूछ लिया जाएगा, कई बार ओल्ड से न्यू पूछ लिया, कई बार न्यू से ओल्ड में लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मर्केंटाइलिज्म जो थ्योरी है वो अर्ली यूरोपियन इकोनॉमिस्ट ने बनाई थी 16 से 18वीं शताब्दी के बीच में, और यहाँ पर इसमें गोल्ड एंड सिल्वर की बात की गई थी। तो गाइस देखो ये जो थ्योरी है ये इसमें एक पर्टिकुलर बंदे ने नहीं बनाई है, मतलब एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं बनाई है, बल्कि अलग अलग लोगों का इसमें नाम जोड़ा जाता है, लेकिन एडम स्मिथ का नाम सबसे ज्यादा इसके साथ जोड़ा जाता है। तो एडम स्मिथ का नाम जो है मर्केंटाइलिज्म थ्योरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके अलावा कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि इसने बनाई थी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो बनाई थी एडम स्मिथ ने 1776 में। कंपेरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो 1817 में। रेसिप्रोकल डिमांड जॉन स्टुअर्ट मिल 1844 में। तो इनके ईयर याद कर लो, प्लस किसने बनाई ये याद कर लो, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखेंगे हेक्सर ओलिन, जिसको हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं, 1919 से 1933 के बीच में बनी है, और नाम इन हेक्सर ओलिन नहीं बनाई थी इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गॉटफ्रीड हार्बरलर ने बनाई 1936 में। कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी स्टीफन लिंडर 1961। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो अभी गिवन था आपको क्वेश्चन में, ये बनी थी 1966 में, रेमंड वर्नर ने। न्यू ट्रेड थ्योरी बनाई पॉल क्रुगमैन ने। पोर्टर्स डायमंड मॉडल बनाया माइकल पोर्टर ने 1990 में।
तो ये आप नाम याद कर लीजिए प्लस किसने बनाया है वो याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। आप देखो गाइस, आपको अगर क्लास अच्छी लगी तो आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन का हमें इंतजार है। और अगर आप और क्लासेस चाहते हो कि मुझे कॉमर्स की और क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर हमें और क्लासेस चाहिए, तो मैं कुछ और क्लासेस लेकर के आ जाऊंगा आपके लिए कॉमर्स के रिगार्डिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन अगर आपका वीक है पेपर वन का, तो इसकी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैंने पेपर वन की डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ रिसेंट टॉपिक, रिसेंट में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी करवाए हैं, प्लस मिसिंग डीआई भी इसके अंदर मैंने करवाया हुआ है। आप देखेंगे मिसिंग डीआई वाला भी यहाँ पे गिवन है। तो ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी क्रिसमस डे ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। अपकमिंग एग्जाम 2026 के जितने भी एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हैं, सभी पे हमने आपको फ्लैट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया है। ऑफर सिर्फ 25 और 26 दिसंबर 2 दिन के लिए रहेगा। तो अगर आपका टारगेट दिसंबर एग्जाम था लेकिन आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए थे, तो आपको लग रहा है अगर मैं जून एग्जाम की तैयारी करूंगा फ्यूचर में, तो आप इनरोल कर सकते हो। इससे आपका दिसंबर एग्जाम, इन सभी कोर्सेज से आपको दिसंबर में भी एडवांटेज मिलेगा और जून में भी एडवांटेज मिलेगा। तो मतलब एक सिंगल कोर्स आपको डबल डबल एडवांटेज मिलने वाला है। तो गाइज मैं बता दूं कि पेपर वन के अलावा हम आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस पढ़ाते हैं, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स इनरोल कर सकते हैं। जून और दिसंबर एग्जाम के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल है। गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, बट आप इसके लिए एग्जाम टारगेटेड आपको स्टडी करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से। तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करेंगे, तो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा कोर्सेज में, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर पाएंगे। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो इसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। इस ऑफर में आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड है क्रिस, CHIRS, क्रिस, आगे लिख देना 10। ये कूपन कोड अप्लाई करने पर आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी। 2 दिन का ऑफर है, 25 और 26 दिसंबर। उसके बाद ये कोर्स में ये जो ऑफर है वो एक्सपायर हो जाएगा। सो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। एंड अगर आप किसी ग्रुप में ऐड हो जो यूजीसी नेट से रिलेटेड है, तो आप उसमें शेयर कर सकते हो, आप अपने स्टेटस पर लगा सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।